बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लाहौर की जितनी भी प्राइवेट गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि साथ साथ हम आपकी ये रहनुमाई करेंगे कि अभी चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर में सिर्फ काम हो रहा है और हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो या सोने में और या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे ये डर खौफ रहता है कि लोगों के साथ हर दफा कोई ना कोई धोखा हो जाता है। और धोखा भी उन्हीं सोसाइटीज में होता है जो एनओसी लेकर बैठी होती हैं। जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं वो मोस्टली डिलीवर करके रजिस्ट्री करके लोगों को पोजेशन देकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो अप्रूव जिनके पास एलडीए का लाइसेंस होता है वो ये कोशिश करते हैं कि हम फाइल सिस्टम के साथ तहत अपनी फाइल ज्यादा से ज्यादा फरोख्त करें और फिर उन फाइल्स को फरोख्त करने के बाद में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। जिन लोगों की एक साथ रुक जाती हैं या जिन लोगों ने अपनी पूरी पेमेंटें दे दी होती हैं उनको भी कब्जा पोजेशन नहीं देते। मेरे साथ जो तकरीर साहब हैं उनको भी साथ शामिल रखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग फाटा, ये है पंजाब टाउन प्लानिंग एजेंसी, ये जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये इदारा आता है। इसको वैसे तो बने हुए बहुत अर्सा हो चुका है, लेकिन एक्टिव इसको पिछले दौर में इमरान खान साहब ने किया था, क्योंकि उनका मनसूबा ये था कि नया पाकिस्तान के तहत हम लोगों को सस्ते और तकरीबन 50 लाख तक घर मुहैया करें। लेकिन वो मनसूबा भी अभी उस तरह मुकम्मल नहीं हुआ, पर यह है कि शुरुआत हो चुकी है। फाटा के तहत ज्यादातर लोगों ने पिंडी, चक्री और सराउंडिंग पंजाब के अंदर मंजूरी ली, क्योंकि जो वहाँ की मुतलका अथॉरिटीज होती हैं वो लोगों को ज्यादा चक्कर लगवाती थी या उनके लिए ज्यादा मसाइल खड़ी करती थी, इसलिए लोगों ने फिर फाटा के जरिए एनओसी दिया। फाटा ने ज्यादातर चक्री में एनओसी दिए, क्योंकि आरडीए जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी एनओसी लेना जो है शेयर लाने के मुतरादिफ थी। तो लोगों ने फिर ज्यादा फाटा को अहमियत दी, क्योंकि वहाँ वन विंडो सेल था, लोगों को जल्दी से एनओसी मुहैया की है फाटा ने। तो इसलिए अब काफी ज्यादा डिटेल में वहाँ सोसाइटीज को मैं आपको साथ साथ बताऊंगा लिस्ट में कि जिन लोगों के पास एनओसी आ चुके हैं वो कौन सी हैं जिनके पास फाटा के एनओसी हैं। और इसके अलावा जो अभी प्रोसीडिंग में है, जिनके अभी मराहल में मंजूरी के, उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी सोसाइटीज मंजूर शुदा है और कौन सी मंजूरी के मराहल में है। और ये सीडीए, एलडीए और आरडीए और फाटा का भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तकरीबन यही तो बड़ी मेन अथॉरिटीज है जिनके तहत ज्यादातर सोसाइटीज काम कर रही हैं और बिजनेस कर रही हैं। जी तौकीर साहब, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, पहले तो हम लाहौर से शुरू करेंगे। फाटा को लाहौर में तो किसी ने एनओसी लेने के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि फाटा के तहत अगर एनओसी लेते हैं तो 20% अपनी लैंड फाटा को देनी पड़ती थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ चूंकि लाहौर के अंदर सबकी सोसाइटी की लैंड इस टाइम बहुत इतनी महंगी हो चुकी है कि वो अफोर्डेबल घर दे नहीं सकते, और फिर किसी ने अप्लाई भी नहीं किया। मोस्टली जो इलीगल है वो तो काम कर ही रहे थे, और जो इस टाइम लीगल है वो एलडीए से एनओसी लेकर बैठे हुए हैं। उनको जरूरत पेश नहीं आई। जरूरत उनको पेश आई थी जिनको मुतलका अथॉरिटी से एनओसी लेने में मसाइल पेश आ रहे थे। हम पिंडी पे बाद में जाएंगे। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं, आज जो नया मास्टर प्लान है उसकी मंजूरी हो गई है। वजीर आला पंजाब, ये चूंकि चेयरमैन होता है सीडीए एलडीए, तो आज उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो मास्टर प्लान बन गया जिसके ऊपर हमने पहला प्रोग्राम किया था वो अगले 30 साल के लिए अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो जो एरिया हमने डिस्कस किए थे फिरोजपुर रोड के ऊपर और रायगढ़ रोड के लेफ्ट साइड, ये सारा एरिया चूंकि अब ब्राउन हो चुका है, अब नेक्स्ट इसी एरिया की डिमांड होगी और यही एक पोर्शन बचता है। अच्छा, अब हम मुतलका जो सोसाइटीज हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आज मैंने कोशिश की करनी है कि हम मैक्सिमम लोगों को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को मतलब बताएं और लोगों को ये हम लोग वार्निंग में दे देंगे। आपने ये चीज समझ लेनी है कि आपने इन सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपका सरमाया डूबने का खदशा नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सोसाइटी डिलीवर नहीं करेंगी। अच्छा, पहले हम शुरू कर लेते हैं मुल्तान रोड से। आपने शुरू किया था जजाक सिटी से। कल जजाक सिटी का स्टेटस क्या है करंट, क्योंकि एनओसी तो रूटा से मिलना, उसको एलडीए से मिलने को रहा, तो क्या कहते हैं वो एनओसी उसका कितना % हुआ है, वो क्या लोगों को बताते हैं, झांसा किस तरह लोगों को देते हैं? बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब, मामला यह है कि आप अगर चक्कर लगा हो आपका, आपने विजिट किया हो, तो जजाक सिटी जो है उसका मेन रोड बन चुका है
ABC 3 ब्लॉक उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, वहां पे वो घर भी बना के दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अभी एनओसी उनको एक नहीं मिला और वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें एनओसी मिल चुका है। ये वही सोसाइटीज है जिनका हम जिक्र करते हैं कि ये सोसाइटीज एलडीए से अप्रूव नहीं है या रूडा से अप्रूव नहीं है। लेकिन जब ये बात अगर किसी आप ऑनर के पास बैठ के या डीलर के पास बैठ के ये बात करते हैं ना कि जी हमें एनओसी मिल गया है, तो वो किसी की जरूरत नहीं होती कि आगे से वो डिमांड कर सके कि जी वो एनओसी की कॉपी दे दें या हम जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो जजाक सिटी जो है उन्होंने 3 ब्लॉक उसके बेच दिए हुए हैं। रोड जो है वो तकरीबन कुछ 2-2.5 किलोमीटर अंदर तक ले गए हैं, मेन गेट बना दिया हुआ है। इन्होंने ये दिया था तकरीबन 9 लाख रुपया मरला और अभी रेट चल रहा है वहां पे 11 से 12 लाख रुपया मरला। और कंडीशन ये है कि वहां पे उन्होंने घर बना के भी दे दिए हैं और स्टेटस इनका आप खुद चेक कर सकते हैं, ना ये एलडीए से अप्रूव्ड है ना ये रूडा से अप्रूव्ड है। अब ये बना रहे हैं तो पार्क व्यू क्यों नहीं बन रही, और अगर पार्क व्यू नहीं बन रही तो ये क्यों बन रही है, सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने डिपार्टमेंट है ये वहां का मेन गेट कैसे बन गया। वहां पे अंदर 12 से 15 कंटेनर्स हैं जहां पे लोग अपने ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। वहां पे धड़ाधड़ जो है वो अपने प्लॉट बेच रहे हैं। तो ये प्लॉट क्या एलडीए या रूडा के नोटिस में नहीं है? एक बड़ी सोसाइटी वहां पे बनने जा रही है जिन्होंने 3 ब्लॉक वहां पे डिलीवर कर दिए हैं, घर बना के दे दिए हैं, वहां पे लोगों ने रहायशें ले आए हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि आपको रूडा को भी नहीं पता और एलडीए को भी नहीं पता? अच्छा जैसा मैं आपको बताऊं कि एलडीए चूंकि पिछले कई सालों से काम कर रहा था, एक डर और खौफ रहता था डेवलपर को। लेकिन जब से ये जो रूडा की अथॉरिटी एक्टिव हुई है, अब उनके पास मशीनरी नहीं है, मैन पावर नहीं है, और उन्हीं के एरिए में इस टाइम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ज्यादा फॉल कर रही है। देखिए जमजमा सिटी है, फिर जितनी शिरपुर रोड के अंदर सराउंडिंग आप देख लें, शातमान है, अलक्यूम है और बहुत सी सोसाइटीज हैं, वो सारी सोसाइटी अब रूडा में आ रही है। और जब कोई भी सोसाइटी रूडा में आ रही है तो रूडा उनके खिलाफ कुछ नोटिस और कुछ इश्तिहारात लगाए हैं उन्होंने, लेकिन यह है कि वो रोक नहीं पा रही। उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रोक सके। मामला ये है कल साहब, मामला ये है कि ये मशीनरी इनके पास आनी भी नहीं है। ये असल में मशीनरी अगर गवर्नमेंट इनको इशू कर भी देती है, इनका वो बजट पास कर भी देती है, तो ये मशीनरी आराम से आएगी। जब तक 5, 7, 10 सोसाइटीज बन नहीं जाती तब तक मशीनरी नहीं आएगी। ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमें भी इतनी देर होगी इसी काम के ऊपर रिपोर्टिंग करते हुए। मुझे ये बताइए कि ये जो आप कहते हैं कि मशीनरी जो है वो रूडा के पास नहीं है, अभी फिल वक्त रूडा को मशीनरी की जरूरत है? अगर कोई सोसाइटी अगर इनलीगल बन रही है, अभी वहां पे उसको वहां पे कंटेनर्स रखे हैं, उनके ऑफिस बने हैं, तो क्या उसको सील नहीं कर सकते? ये वो लेके आएंगे मशीनरी तब लेके आएंगे जब वहां पे घर बन जाएंगे। और जब आपको भी पता है कि ये हमारे जो जुडिशली निजाम है वो भी माशाल्लाह इतना अच्छा है कि जब एक घर आबाद हो जाता है उसके ऊपर बिजली का मीटर लग जाता है, पानी की सप्लाई आ जाती है, तो फिर जो हमारी अदालतें हैं ना वो भी रिलीफ दे देती हैं कि अब इसको घर को गिराया ना जाए। इसी चीज का एज लेते हैं ये सोसाइटी वाले। अच्छा, अब मैंने ज्यादातर वो डिस्कस करने हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को फांस रहे हैं। मतलब ये है कि उनको झांसा भी दे रहे हैं और उनको लूट भी रहे हैं। अब आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम में जमजमा सिटी की बात की, वो बिल्कुल बीआरबी के ऊपर है और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। उसके साथ भी एक दो अब नई सोसाइटीज आ रही हैं, तो ये जाकर दरिया के बिल्कुल ऊपर आती हैं जो रावी की साइड है और रूडा की हदूद में भी अब आती हैं। अब वो काम कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यह है कि लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, लोग धड़ाधड़ वहां से फाइल खरीद रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है काजी साहब के वहां पे भी रोड बन चुके हैं, जमजम सिटी में भी रोड बन चुके हैं। वहां पे उन्होंने पहले वो कंटेनर्स के ऑफिस बनाए ताकि अगर कोई मार धाड़ करनी है, एलडीए वालों से सेटिंग करनी है तो तभी हो जाए। अब आप जाके वहां पे देखें कि वहां पे प्रॉपर वहां पे ऑफिस बन गए हैं, पक्के वहां पे ऑफिस कायम कर दिए गए हैं। वहां पे अमला बैठा हुआ है, प्लॉट बेच रहा है और नंबर के साथ बेच रहा है, नक्शे के साथ प्लॉट बिक रहे हैं वहां पे। वहां पे 2-3 दफा एलडीए के लोग गए हैं और उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि एलडीए के लोग वहां पे गए हैं उनके नोटिस में और उसके बावजूद वो सोसाइटी बिक रही है? अब ये बता दें कि ये सुस्ती, नाअहली, कमजोरी किस अदारे की है? ये जो अदारा हमारा एलडीए का है, जो अरबों रुपए जो बजट जाता है इनको, इनको तनख्वाहें जाती हैं, छोटी से लेके बड़ी गाड़ियां हर ऑफिसर्स को दी हुई हैं, वो किस लिए दी हुई हैं? घर के काम काज करने के लिए। ठीक है, अच्छा चले हम घूम के अगर देखा जीडी रोड के ऊपर आते हैं,
तो वहाँ जितनी सोसाइटीज हैं तकरीबन वो आप लोगों को डिलीवर कर चुकी है, घर बन चुके हैं, इसलिए वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो नई बन रही है उनके ऊपर मुतलका अथॉरिटीज कार्रवाई कर सकती हैं। अब हम घूमकर अगर रिंग रोड से आते जाते हैं, फिरोजपुर रोड पे आते हैं, रायवन रोड के ऊपर आते हैं, अशरफी टाउन है उसके मुतासिरीन रुल रहे हैं और आए रोज एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन ये था कि आपको पता है नजीर चौहान वहां पर एक अच्छी खासी सेल प्लॉटों की सेल करके वहां से निकल चुका है। बल्कि उसने कोशिश की थी कि हम लोग किसी और पार्टी को फांस कर उनको पूरा प्रोजेक्ट दे दे। तो सुनने में आया था मियां अमर ने वो प्रोजेक्ट लिया, लेकिन बाद में वो भी हाथ खड़े करके चला गया क्योंकि उसकी मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर अभी हालिया दिनों में लोगों को लूटा गया और उनसे जो है आप समझ लें कि लोगों की जमा पूंजी होती है जो ये लोग हथिया लेते हैं और फिर बाद में उनकी कोई दाद रसी नहीं होती। लोग फिर साहब आप जैसे आप बात कर रहे हैं अशरफी टाउन की बात कर रहे हैं, अब उसका नाम उन्होंने अलकरीम सिटी रख दिया है। क्या ये किसी के नोटिस में नहीं थी जब ये सोसाइटी बनी? अभी वहां पे आप अभी इन्होंने, मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो साहब लेआउट प्लान चेंज किया था, काफी उन्होंने असर रसूख थे और वो बेचारे मुतासरीन वहाँ वन विंडो पर और इसके अलावा वहाँ खुली कचहरी लगती थी। चेयरमैन मामला ये है, मुझे ये बताइए कि जो बंदा एक सोसाइटी बना रहा है वो कोई आम बंदा तो नहीं है ना, आप जैसा या कोई हमारे जैसा गरीब आदमी तो नहीं है। जो सोसाइटी बनाएगा वो अरबपति आदमी होगा और उसके जो लिंक्स हैं वो हर बंदे के, जब पैसा पास होता है तो हर बंदे के लिंक्स डेवलप हो जाते हैं। अब मामला यह है कि इनको रोकना किसने? यहाँ तो फिर ये सिस्टम जो दोहरा म्यार कर दे ना कि जो अमीर आदमी है वो जो मर्जी कर सकता है, वो करप्शन भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी का जो इनलीगल काम है वो कर सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो फिर ये सीधा सीधा कानून बना देना। अगर हम ये बात करें कि ये लाजमी बात पैसे वाला बंदा था, असर और सूख वाला बंदा था, तो आपके अदारे फिर कहाँ गए हैं? फिर अदारों को तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि असर और सूख वाला जो भी सिफारशी कल्चर हमारे यहाँ, आपके पास सिफारिश है, आपके पास पैसा है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और यही हमारी इस कौम की मुल्क की बदकिस्मती है कि इस वक्त तक हर माफिया जो पावर में है, ताकत में है और उसके बाद दौलत है, तो वो इदारों को भी मैनेज कर लेता है, अपनी करप्शन भी छुपा लेता है और सेटलमेंट भी कर लेता है। इसमें आप देख सकते हैं ये माजी की मिसालें आपके पास है। अभी आप जिक्र कर रहे थे रावलपिंडी का, आपको याद होगा कि इसके रावलपिंडी के ऊपर सबसे पहले आपके इसी जो खादिम ने जो है ना खबरें ब्रेक की थी। बिन आलम की स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। आपके वहां पे जो दूसरी अब्दुल्ला सिटी थी उसकी स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। मराज टाउन था वहां पे, उसकी स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। मैं उस टाइम के जो वहां पे आरडीए के डायरेक्टर थे मैं उनको भी मिला था जाके, जो चेयरमैन आरडीए थे उनका भी इंटरव्यू किया था। तो वो उनका बड़ा वो मजे का खेज अंदाज था और मुझे कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल आप तशरीफ लेके आए। मैंने उनको कहा कि ये आप इनलीगल सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने मुझे कहा था कि चौधरी साहब आप आए किसी दिन कैमरे वगैरह लेके तो हम इकट्ठे जाके ऑपरेशन करेंगे। ये हाल है हमारा आरडीए का। अब आपको क्या नहीं पता कि जितना चक्री रोड है वो आज जाके उसके ऊपर 1 से 2 सोसाइटीज बनी है जो प्रॉपर जो है आरडीए से अप्रूवल लेके आई हैं। जो बाकी सोसाइटीज थी वो सारी इनलीगल सोसाइटी थी। मराज टाउन का अभी भी वो केस जो है वो नैब में चल रहा है। उनके जो ऑनर है वो सरदार साहब, वो अभी भी मेरे ख्याल में जेल की सलाखों में है। बिन आलम के दोनों भाई अरबों रुपए का फ्रॉड करके जेल में बंद है और मजे की बात यह है कि वो सेटलमेंट भी नहीं कर रहे। वो और 2-4 महीने के बाद हमारी जुडिशरी से रिहा होके आ जाएंगे और जो अरबों रुपया लिया है वो पकड़ेंगे और बाहर चले जाएंगे और सारी जिंदगी आराम से गुजारेंगे, क्योंकि अभी उनकी उम्रें कम ही है, 30-30, 32-32 साल के दोनों भाई हैं। तो भैया ये हाल है हमारे पाकिस्तान का। जब अदारे कमजोर होंगे तो फिर फायदा इसी तरह उठाएगा। जो जोरावर आदमी होगा वो अपना फायदा उठा लेगा, अपना रास्ता भी निकाल लेगा, करप्शन भी करेगा और यहाँ से साफ होकर निकल भी जाएगा। अच्छा, अब मैंने कासम गार्डन के मतलब आपसे पूछना है। उसकी PP1 हुई थी, अप्रूवल उस तरह नहीं हुई, लेकिन वो काफी हद तक अपना टाउन सेल कर चुके हैं। अब वो एक्सटेंशन कर रहे हैं पीछे और कुछ डीलर्स वहां पर अब अपने पर तोड़ रहे हैं वहां पर डील लेने के लिए। अब आप क्या समझते हैं, कासम गार्डन की लोकेशन तो इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल रायवन में आता है, लाहौर की हदूद से बाहर चला जाता है और है भी गैर कानूनी। तो वहां पर जितने लोग थे वो अभी तक देखा जाए तो काफी हद तक वो अपना नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन फिर लोग किसी नए नाम से नया टाउन काटते हैं और फिर लोग उसी तरह ही लूटमार और फ्रॉड शुरू कर लेते हैं। काजी साहब देखिए, कासम गार्डन का आपको पता है
मुझे पता है, अदारों को नहीं पता। अब मसला ये है कि जब तक ये अदारे, अदारों की आप बात छोड़ देना, अब हमने लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए हमने बताना है कि चले इदारे तो सोए हुए हैं, लेकिन मुश्तरी होशियार बात इसीलिए कहा जाता है कि आप खुद से भी जांच पड़ताल करें कि आया ये जो लोग काम कर रहे हैं ये किस लेवल पे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इनका उनको तक, आवाम तक तो पहुंचना चाहिए, आम आदमी को तो नहीं पता। तो हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम जो पाकिस्तान की आवाज है, मजलूम की आवाज है, हमारे प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप कासिम गार्डन का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह शायद हमारे पिछले प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे रायमंड रोड के ऊपर भी सोसाइटी है, वो 100 कनाल 125 कनाल की अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद वो 1000 कनाल 1500 कनाल 2000 कनाल की वो फाइलें बेच देते हैं। पूछने वाला कोई नहीं होता है। जब तक आपकी बात ठीक है कि हमने लोगों की रहनुमाई करनी है, हमने लोगों को बताना है कि कौन सी सोसाइटी इनलीगल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन मेरी जो बार बार बहस या मेरा जो टारगेट अदारे होते हैं उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि सर हम तनख्वाहें नहीं लेते इन अदारों से। ये अदारे तनख्वाह, जो वहां पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ये तनख्वाहें लेते हैं, इनका काम है कि इन चीजों को देखें, इनको परखें। ये रायमंड रोड के ऊपर भी अभी 3 से 4 सोसाइटीज हैं जिनको जो आपको एनओसी मिला है वो 104 कनाल का भी मिला हुआ है, 140 कनाल का भी मिला हुआ है, और वो कम से कम 2 से 3 हजार कनाल की फाइलें बेच चुके हैं। अच्छा साहब, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूं कि ज्यादा फ्रॉड अप्रूव सोसाइटी में हो रहा है। मतलब आपने 300-400 कनाल की अप्रूवल ले ली, आपके ऊपर एक स्टैंप लग गई एलडीए की, उसके बाद आप आजाद हैं, जितनी मर्जी फाइल फरोख्त करें, आप इश्तिहारात भी करेंगे, खुल कर एडवर्टाइजिंग भी करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ मिड सिटी की एडवर्टाइजिंग अच्छी खासी हो रही है, इसके अलावा पीछे डिस्ट्रिक्ट 1 है, उसकी अच्छी एडवर्टाइजिंग नजर आ रही है हमें लाहौर के अंदर। चले ये प्रूफ तो है, लेकिन ये देखना है कि उनकी सेल कितनी है, वो कितने लोगों को फाइल फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर 100 फाइल फरोख्त होती है तो 100 लोग ही एक साथ की मद में अपने पूरे प्लान तक नहीं पहुंचते। मुझे याद है लेक सिटी के मेरे पास कुछ मुसाफिर आए, उन बेचारों की कुछ एक साथ रहती थी तो उसकी फाइल कैंसिल कर दी गई, तो बकौल उनकी प्लान की जाती थी कि हम उसके अगेंस्ट एक नया प्लॉट बना सकते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है, जहां तक मैं समझाऊं, आप भी बात कर रहे हैं एलडीए डिपार्टमेंट की, कि एलडीए डिपार्टमेंट जहां पे फाइलों का जो हिसाब नहीं रहेगा तो फिर इसी तरह के फ्रॉड जो है वो चलते रहेंगे, इसी तरह के मामला जो है वो होते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ठीक है, अच्छा चले, मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जो साहब आपके पीछे थोड़ा शोर आता है उसको जरा खत्म कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं फिर आरडीए फाटा की जो हदूद में सोसाइटीज आती हैं वो भी आपको बाई नेम बताऊंगा, जिनकी अप्रूवल हो चुकी है और कितने कनाल की अप्रूवल हुई है, ये भी साथ में आपको बताऊंगा। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं पिंडी की बात कर रहा था। जैसे ये गवर्नमेंट गई है, रियल एस्टेट सेक्टर से सरमाया भी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले बहुत तेजी आई है। रोशन डिजिटल अकाउंट में जितना पैसा आ रहा था लोगों की, वो इंस्टॉलमेंट थी लोगों की, वो तमाम जो अमाउंट रकमें थी वो रियल एस्टेट सेक्टर में ही खपत हो रही थी। लेकिन यह गवर्नमेंट के जाने के बाद अब देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा मंदी नजर में देखने में आ रही है। लेकिन ये कि पिंडी और इस्लामाबाद ऐसा रीजन था जहां पर बहुत ज्यादा तेजी देखने में आई। मैं जब विजिट करता था बैरिया टाउन से लेकर एयरपोर्ट के सराउंडिंग जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो कई दर्जनों में है, और वहां पर तमाम सोसाइटीज के अंदर तेजी से काम हो रहा था। और यहाँ तक कि चक्री पिंडी से काफी दूर है, लेकिन ये था कि वो एयरपोर्ट के चूंकि नजदीक आता था तो इस सारे एरिया में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज थी वो अपनी मार्केट भी कर रही थी और उनका माल भी धड़ाधड़ बिक रहा था। तो अब थोड़ी सी वहां पर देखा जाए तो मंदी है, लेकिन ये है कि हम उन सोसाइटी से मतलब आपको बताएंगे कि बड़े ग्रुप वहां पर इस टाइम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम एक नया शहर वहां आबाद कर रहा है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से ये समझे कि एक नया इस्लामाबाद के जितनी रकबा है शायद उतना ही वो नया टाउन मुझे नजर आ रहा है। और ये चक्री रोड के जब रिंग रोड बन जाएगा तो फिर जीटी रोड से मोटरवे तक का जो फासला है वो काफी हद तक सिमट जाएगा और इस सराउंडिंग में सारी डेवलपमेंट होगी। बैरियर का फेज 7, 8
यहाँ पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। और फिर हम टॉप सिटी है और इसके अलावा मुमताज सिटी है और बहुत से ऐसे टाउन है जो रावलपिंडी में बड़ी तेजी से वहां पर डेवलपमेंट का काम जारी है। अब हमने जो सब बात ये करनी है कि पिंडी लाहौर से बहुत आगे है। पिंडी का बहरिया ही एक नया शहर है और बहुत लंबी चौड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। अब आप बताइएगा, चक्की रोड के ऊपर तो कुछ गैर कानूनी सोसाइटीज हैं, काम भी कर रही हैं। एक बड़ा अभी हमारे मीडिया में आ गया, एक बड़ा टाउन है और अच्छी सेल कर रहा है, लेकिन उस तेजी से डेवलपमेंट नहीं कर रहा जिस तेजी से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने की है। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है वो, मैं लोगों को बताता होता हूँ कि अगर काम करना है तो इस तरह काम करें, लोग फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग फिर ब्लाइंड पैसा फेंकते हैं और बहुत तेजी से काम होता है। इसी तरह कैपिटल ने लाहौर में भी काम किया। बात असल में यही है कि जो बंदा डिलीवर करना जानता है, जो बंदा काम करना जानता है और काम को नेक निष्ठा से करना जानता है, उसको कोई कमी नहीं है और ना कोई काम में रुकावट आती है। बंदा काम करने वाला होना चाहिए। अब ये कैपिटल स्मार्ट सिटी जिनका आपने नाम दिया है, देखें एक तो ये बड़े डेवलपर है, मतलब कि अच्छा नाम है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने जो कैपिटल स्मार्ट सिटी दिया है इस्लामाबाद में, इसमें वाकई में कोई शक नहीं है कि एक नया जहान जो है वो आबाद करने जा रहे हैं। अच्छा, उसी रेपुटेशन के ऊपर वही चीज लोगों ने देखते हुए इनके ऊपर एतमाद का इजहार किया और जब ये लाहौर में अपना प्रोजेक्ट लेके आए तो लग रहा था कि शायद यहाँ पे लाहौर में स्मार्ट सिटी को इतनी पजीराई नहीं मिलेगी, लेकिन खिलाफे तवक्को जो है वो ये लाहौर के अंदर अगर इस टाइम कोई सोसाइटी काम कर रही है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है, जिसका एंड यूजर खास तौर पे ओवरसीज क्लाइंट है। उन्होंने यहाँ पे अंधा इत्मीनान अपना किया और ये भी अच्छी बात है कि किसी ने उनके इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंचाई। ये आपको पता होगा काजी साहब कि इन्होंने यहाँ पे 5 मरला और 10 मरला के घर बनाए हैं, जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया उसको जो है वो तैयारी के मराहिल में है। और मजे की बात यह है कि अभी तक उन्होंने उसका पेमेंट प्लान मार्केट में शेयर नहीं किया, अभी उसकी बुकिंग नहीं पकड़ी और घर पहले से बना के दे दिए। और अभी उसकी इंस्टॉलमेंट जो है, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 इंस्टॉलमेंट गई है शुरू से लेके अभी तक। जितने भी उनके वो नए रेट्स आए हैं, रेट इंक्रीज करके दिए, उन्होंने पेमेंट प्लान चेंज किए हैं, तो अभी भी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उनकी 8 से 10 या 12 इंस्टॉलमेंट गई होंगी। वहां पे मेन रोड उन्होंने डेवलप कर दिया, अंदरूनी जो रोड है वो सारे डेवलप कर दिए, वहां पे उन्होंने दरख्त लगा दिए हैं, घर बना दिए हैं। वो जो मेन टैंक होता है, ये जो पूरी सोसाइटी को पानी की फराहमी होती है। अच्छा, जो सर थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, उनका लिंक उनका इंटरचेंज भी मंजूर हो गया और उस इंटरचेंज की वजह से उसकी वैल्यू में कई गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अप्रोच बड़ी इजी हो जाएगी, आसानी से लोग वहां पहुंच जाएंगे। अब ये है कि हम पिंडी के ऊपर अभी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि एक ब्रेक में हम आए हैं, तो इसमें पिंडी के अंदर भी बहुत ज्यादा सोसाइटीज हैं। हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि काफी दोस्त है वहां पिंडी में, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के पीछे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं और इसके अलावा किंगडम वैली है, बहुत तेजी से उनका भी एनओसी फाटा से है और बड़ी तेजी से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और अपना नाम मार्केट में पैदा किया। और इस टाइम देखा जाए तो काफी अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि वो काम कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में और बड़े बड़े स्पॉन्सर कर रहे हैं वो, मैं उनको देखता हूँ, शायद संपाल साहब को। और इसके अलावा जब हम चक्री रोड पे ब्लू वैली सिटी की बात करते हैं और इसके अलावा इसी रोड के ऊपर मोविडा है और बहुत से ऐसे टाउन है जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पर मैं समझता हूँ कि आरटीए की ये टोटली नाअहली है कि ये सारे डेवलपर जिनके फंड्स जिनसे वो टैक्सेस की मद में पैसे इकट्ठे होने वाले पैसे वो सारे के सारे आरडीए के पास जाने थे, लेकिन वो मजबूरी के तहत फाटा के जरिए अपनी एनओसी मंजूरी करवाई, उन्होंने मंजूर करवाई अपनी सोसाइटी और अब फरोख्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर डेवलपर को फ्री हैंड दिया जाए, आसानियां पैदा की जाए, तो डेवलपर बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता है। हमारे यहाँ सारी की सारी रुकावटें ही हमारे इदारे खड़ी करते हैं और फिर डेवलपर को फ्री हैंड नहीं देते, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े होते हैं। और दूसरी जो अहम बात है चक्री रोड की, चक्री का जो रिंग रोड है वो नोवा सिटी से गुजरना था, ये बड़ा एक टाउन आ रहा था, थोड़ा सा उन्होंने कट दिया। अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करके रिंग रोड को तामीर किया जाता तो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटियों को उससे फायदा उठाना चाहिए था। तो ये है कि ये चीजें हमारे बाबू ने की और बाबू ने हमारी काजी साहब बहस ही इसी बात पे होती है कि अगर डेवलपर सही काम कर रहा है तो उसको काम क्यों नहीं करने दिया जाता, डेवलपर की टांगे क्यों खींची जाती हैं।
डेवलपर क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता? ये बाहर लोगों के पास हम जाते हैं कशकोल लेके कि हमारी इमदाद करें। जो हमारे घर में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, जो हमारे घर में इंडस्ट्री है, जो हमारे घर में प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जिसको हम थोड़ा सा वो हम प्रमोट करें, जिसको हम फेवर दें, कोई स्पेस दें, तो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। जहां पे डेवलपर दो नंबरी करते हैं, वहां पे ये एलडीए या आरडीए ये भी दो नंबरी करते हैं ना। हम तो उसके साथ हैं कि जो बंदा सही काम करने वाला है, तो फिर अदारा उनको सपोर्ट क्यों नहीं करता? ये जितनी आरडीए के अंदर सोसाइटीज आती हैं चक्री रोड के ऊपर, अगर आप देखें वहां पे अगर 10 सोसाइटीज इनलीगल है तो उसमें 80% आरडीए का हाथ है। यानी कि वो लीगल होना चाहते हैं, आरडीए उनको लीगल नहीं करता। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन देते हैं उनको 2-2 साल लटकाया रहता है। हमें क्या ख्याल है आपका कि ये इस हुकूमत को होश के नाखून नहीं लेने चाहिए कि हमारी जो मुआशरत है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है? और अगर कोई डेवलपर जो है ये सरमायाकारी बाहर से पाकिस्तान लेके आते हैं, ये उसमें राह हमवार करते हैं, बाहर से लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो इस मद में आते हैं कि रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर हमारे अदारे उनको कॉपरेट क्यों नहीं करते, उनको टेबल पे क्यों नहीं बिठाते? उनके साथ क्या दुश्मनी है बड़े डेवलपर्स के साथ कि उनको बिठा के उनके साथ टेबल टॉक करें कि आपको क्या सहूलत चाहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए इतनी वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना भी मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आती है वो पाकिस्तान को आती है, वो रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान के लिए। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे रियल एस्टेट के जो डेवलपर है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। पूरे दुनिया में जो बंदा कोई कारोबार कर रहा होता है तो हुकूमत उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम क्या क्या आपको सहूलत जो है वो दे सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल उसके उलट रिवाज है कि यहाँ पे जो बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, बेशक उसके उसके अंदर उसका अपना भी वो हक है कि वो अपना प्रॉफिट कमाए, लेकिन उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा हो रहा होता है। लेकिन हमारे ये जो अदारे हैं इनकी नाअहली की वजह से फिर वो लोग भी डगर चेंज कर लेते हैं और वो दूसरे एंड पे चले जाते हैं। अगर इन्हीं को अच्छे तरीके से रेगुलेट करके इनको एक रास्ता दे दिया जाए कि आप इस साइड पे चल के तो अपना भी मुनाफा कमा सकते हैं, पाकिस्तान को भी मुनाफा दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरा सौदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं जो साहब आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये करप्ट गवर्नमेंट रही है, इन्होंने तमाम इदारों को भी करप्ट किया, पूरा मुआशरा भी करप्ट किया है। मैं जब इस्लामाबाद जाता हूँ, ये वाहिद शहर था जो पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग से बनाया गया था, लेकिन वहां पर जब आपकी जो सियासी हुकूमतें आई, उन्होंने लोगों को नवाजा। गौरी टाउन इस्लामाबाद में जब बना तो उसने पूरे इस्लामाबाद की शक्ल ही बिगाड़ दी। फिर उसके बाद आप देख लें, उसके सराउंडिंग में सिमली डैम तक छोटी छोटी आबादियां तामीर हो गई, जो गांव टाइप बन गए, और उन्होंने इस्लामाबाद का नक्शा इस तरह खराब किया कि इस्लामाबाद अब उस तरह इंटरनेशनल सिटी लगता ही नहीं है हमें। और इसके अलावा मैं सीडीए की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत ज्यादा बोलूंगा। वहां पर भी जो चेयरमैन बताए गए, वो भी मनपसंद लोगों को बिठाया गया, फिर उनसे काम लिए गए। अब जब हम पार्क व्यू की बात करते हैं, जो इस्लामाबाद में इनका अलीम खान का प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पर ग्रीनरी भी खराब हुई है। इस्लामाबाद का जो कुदरती एक हुसन है वो भी खराब हुआ है। इस तरह बैरिया इनक्लेव है और बाकिया जो प्रोजेक्ट है सीडीए के, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही थी और वो इस्लामाबाद की आबादी के बढ़ते साथ सोसाइटी भी बढ़ी, लेकिन आप उस शहर को मरी वाली साइड पे बढ़ाने की बजाय, मारगला वाली साइड पे बढ़ाने की बजाय, आप टेक्सला और जो अटक वाली रीजन है, जहां पर हम फतेह जंग वाला रोड है और जहां पे एयरपोर्ट है, इस साइड पर शहर को बढ़ाते। और ये एरिया, मैं दोस्तों कहता हूँ कि अभी मास्टर प्लान लाहौर का उसके ऊपर फॉलो तो कर रहे थे, पिंडी इस्लाम का भी एक मास्टर प्लान पूरे का पूरा होना चाहिए, जो हर आदमी को पता हो और उसी के साथ ही प्लानिंग की जाए। तो ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने मनपसंद लोगों को नवाजा और इससे अंदर माफिया ने अपने पंजे मजबूत किए और लोगों को लुटारा। अच्छा, जो सर, मैं अब मेरे पास लिस्ट है, मैं दोस्तों को वो भी शेयर करूंगा कि जो ये जो लिस्ट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मजदूरी के मराहल में लोगों को ये अंदाजा हो जाता है, जो मजदूरी के मराहल में वो कम अज कम मंजूर हो जानी है, लेकिन जो बिल्कुल गैर कानूनी है उसका इश्तेहार लग चुका होता है और वो गैर कानूनी रहती है। अच्छा, जो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के तहत
14 सोसाइटियां जो इन्होंने अब पास की हैं, वो पूरे पंजाब में है। उसमें से पहली जो है मैं आपको वो बता दूं, वो है इंपीरियल रेजिडेंशिया है, और ये कसूर के अंदर बाईपास का ये सराउंडिंग में उन्होंने पास की थी। ये फाटा के तहत आई है, कसूर के सराउंडिंग। ये वाद है जो एलडीए का दूर से निकल कर कसूर में आई है। और इसके अलावा ये सफिया होम है, ये हर बड़े शहर में अपने प्रोजेक्ट शुरू करती है। और इन्होंने मुल्तान में ये है बुतला डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, वहां पर इन्होंने सफिया होम ने किया। फिर उसका रॉयल गार्डन स्कीम है, ये खाड़ियां गुजरात के अंदर है, ये भी फाटा के तहत है। दीपालपुर सिटी है, न्यू दीपालपुर सिटी, ये इस रोड के ऊपर आता है, ये भी फाटा ने अप्रूव किया है। मतलब ये है कि यहाँ पर 20% वो लोगों को सस्ते प्लॉट देंगे, जिसके ऊपर नया पाकिस्तान के तहत घर तामीर होंगे। नोवा सिटी है, ये नोवा सिटी जिसके लिए आपको याद है बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज इसको किया गया कि नोवा सिटी के लिए रिंग रोड को डिजाइन किया गया। ये नोवा सिटी आरडीए के पास था, और आरडीए उसकी मंजूरी देने के लिए, आपको पता है, फिर जिस तरह वो डिलेइंग टैक्सेस यूज करते हैं, उसका मतलब है हमें स्पीड मनी लगाओ। तो वो जब नहीं लगी तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़े। फिर रिंग रोड के लिए भी उन्होंने कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाया, लेकिन वो फिर स्कैंडलाइज हो गया। अब ये कि नोवा सिटी अप्रूव्ड हो चुका है, और यकीन जाने 970 कनाल की उसने अप्रूवल ली है, और आगे भी वो अप्रूवल करा सकते हैं। इसका मतलब ये उनके पीछे ओपन लैंड है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके बाद गुजरांवाला में एक आया गार्डन स्क्वायर विलास, और जो तीसरी बड़ी सोसाइटी थी ना, वो जिसको बिजनेस जो अच्छा कर रही है चक्री रोड के ऊपर, वो किंगडम वैली है। वो उनकी अप्रूवल हो चुकी है, और आगे भी उन्होंने रिवाइज प्लान के लिए अप्लाई कर दिया है, वो अच्छा बिजनेस कर रही है। इसके बाद जो है अटक के अंदर ये अकबर हाउसिंग स्कीम, ये भी फाटा ने अप्रूव की है। और अर रशीद गार्डन है, ये वजीराबाद गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में आती है। और ये एक और है प्रिज्म टाउन, ये तकरीबन 105 कनाल है। छोटे छोटे अप्रूवल ले लेते हैं, एनओसी ले लेते हैं, फिर उसको आगे चल करते हैं। और इसके अलावा न्यू सिटी पैराडाइज है, ये काफी बड़ा है, ये 4271 कनाल का है। न्यू सिटी पैराडाइज, ये अच्छी कंपेन कर रहा है वहां पिंडी के अंदर। और जो एक अहम है वो कैपिटल पार्क सिटी है, इनके पास भी 2499 कनाल का इन्होंने अप्रूवल ले लिया है। और एक रह जाती है कंपलपुर ग्रीन अटक, ये 558 कनाल है। मतलब ये है कि फाटा ने तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर 14 हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव की हैं, और जिससे ये है कि बाकी जो प्राइवेट सोसाइटीज है वो गरीब आदमी को या नया पाकिस्तान को कोई शेयर नहीं देती। ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये 20% का शेयर आम मतवसत लोगों को भी देगी। उसका मतलब ये होगा कि गरीब आदमी भी अपना एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी घर बना सकेगा। जी चौधरी साहब। काजी साहब, बड़ी लंबी लिस्ट दे दी आपने। ये तो अच्छी बात है कि जहां पे फाटा के साथ इश्तराक के साथ ये जो 50 लाख घर है उनमें से अल्लाह करे कि 1 लाख भी बन जाए या 2 लाख बन जाए, तो चलो जिनका भला हो सकता है उनका भला हो जाए। अच्छा, ये उसके साथ अटैच किया हुआ है कि उन्हीं को ये देंगे, उनको परमिशन देंगे, उन्हीं को एनओसी देंगे जो फाटा में आ रही है। तो काजी साहब, जो आरडीए में आ रही है उनका क्या कसूर है? ये किंगडम वैली आप जिसका नाम बता रही हैं, पिछले 3 साल से इन्होंने अप्लाई किया हुआ था, और मेरे ख्याल में अभी ये 6 माह पहले या 8 माह पहले इनको एनओसी मिला है। अगर इस तरह के मामला होंगे, वो जो आप ब्लू बर्ड सिटी का बता रहे हैं, तो वो डिलीवर तो अभी खैर नहीं कर पा रहे। एक उन्होंने मेन रोड बनाया और मेन गेट बनाया, और फाइल माशाल्लाह। इनका देखिए अब काफी जो प्रोजेक्ट वहां पर आरडीए से अप्रूव नहीं हो सके वो फाटा के पास चले गए। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि जो ये अब नया डीजी आया, ये लोगों की फाइलें दबाकर बैठा रहा है। अभी हालांकि ये इसी स्पीड में चलते रहते हैं तो कम से कम इससे दुगनी तादाद में फाइल फरोख्त अप्रूवल हो चुकी होनी थी। मगर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जो साहब। मैं तो अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि हमने अब हर शहर और पाकिस्तान का हर बड़ा शहर डिस्कस करना है और छोटा शहर भी करना है, ताकि लोगों की हम साथ साथ रहनुमाई करते रहें कि आपको ये लोग झांसा देकर लूटने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने साथ की तरफ ना जाएं, लेकिन चूंकि लोगों के पास इतनी बाइंग पावर नहीं होती तो लोग फिर जो इंस्टॉलमेंट का पैकेज है उसको जल्दी प्रेफरेंस देते हैं। तो बहरहाल जो सा मेरे सामने ये चीजें आती हैं कि लोग हमसे पूछते भी हैं कि हम किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। हम साथ साथ गायब हर प्रोग्राम में लोगों को ये बताते रहेंगे कि जो अप्रूव सोसाइटीज हैं उनकी भी आप जांच पड़ताल लाजमी किया करें, उनके मुतल्लिक लाजमी पूछा करें कि ये जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं ये ऑन ग्राउंड है भी नहीं, इनके पास लैंड कितनी है, अगर एनओसी है तो एनओसी कितने कनाल का है और उस कनाल में कितने प्लॉट बनते हैं, और उतने प्लॉट ही वो फरोख्त करने के बंद होते हैं। लेकिन चूंकि
बहुत से ऐसे टाउन है, हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। काली साहब एक चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं कि हमने आने वाले चंद दिनों में DGNDA और DGRDA को भी मिलना है, उनका भी इंटरव्यू करना है। जी इंशाल्लाह हम तमाम अथॉरिटीज का इंटरव्यू करेंगे। अभी तो मुझे क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमने इस शॉर्ट टाइम में काफी चीजें आपसे डिस्कस की। कल सेम टाइम सेम चैनल पर फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये जो वॉइस न्यूज है ये पाकिस्तान की आवाज है, और ये हम लोग हर मजलूम की आवाज बनेंगे, और जिन लोगों के साथ धोखा फ्रेब फ्रॉड हुआ है वो भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और जितने भी फैक्ट्रीज हैं, अभी भी बहुत से ऐसे टाउन हैं जिनके फैक्ट्री रोल रहे हैं, वो भी हमसे रब्ता कायम कर रहे हैं। हम उनकी भी आवाज बनेंगे और हुकाम बाला तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।